तो आओ स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में कि हम भाई क्या देखने वाले हैं और क्या नहीं देखने वाले इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? ये जो इतने बड़ी पुस्तक दिख रही है आपको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। पूरी बुक है, इसको अपन बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आओ स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता क्या है, काम क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का? काम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है देश को डायरेक्शन देना कि कौन सी चीज कैसे चलेगी। बताता है कि देश के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, चीज़ें कैसे काम करेंगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट क्या रूल्स फॉलो करेगी। तो ये सब चीज़ें फॉलो करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें सबको बात माननी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है वो हमें करना पड़ेगा, उसका वो कोई किंतु या परंतु नहीं है। आओ अब आगे चलते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडिया बताता है कि भाई टेक्निकली देश कैसे चलेगा, ठीक है? सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडिया बताता है कि देश कैसे चलने वाला है, ठीक है? अब भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। मतलब ये है इसका कि कुछ रूल्स हैं वो चेंज करना बहुत मुश्किल है और कुछ रूल्स हैं जो चेंज करना बहुत आसान है। समझे? अब ये चीज जरूरी नहीं कि भाई हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं कि वो भी डेमोक्रेटिक हो। समझे? अब भाई अपन ये जानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है, ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये बना कहां से, या किसके दिमाग में आई कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिटर्न सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रिटर्न सेट ऑफ रूल होता है जिसको सब कुछ हर कोई फॉलो करता है जिस पर्टिकुलर देश का वो है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था ना, वो आया था यूएसए से। यस, यूएसए से आया था 1787 में। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत मायने रखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहां से आया था और कब बना था, ठीक है? तो 1787 और यूएसए आपको याद करना है। अब एक और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूएसए आजाद कब हुआ था? तो ये आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद करनी है। अब गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, ठीक है? ये सारी एज ए स्टोरी की तरह चलने दो इसे, और आराम से अपन समझते चलेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। गवर्नमेंट बेसिकली काफी टाइप्स की होती है, बट कुछ एग्जांपल देता हूं जो आपको ओवरव्यू देने में काफी सिंपल एंड इजी रहेगा, समझने में आसान रहेगा। सबसे पहले आती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। क्या हो गया इसको? हाँ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है कि जो हर एक चीज है वो गवर्नमेंट की होगी। इसमें इंक्लूड करेगा फैक्ट्री, जमीन, कंपनी, है ना, पावर, वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। चाइना में वहां की गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ कंट्रोल में रहता है। उसके बाद आती है जी ओलिगार्की गवर्नमेंट। ओलिगार्की गवर्नमेंट। अब भाई ये चीज क्या होती है? ये होती है कि भाई सिर्फ कुछ लोगों के पास ही पावर होगी। एग्जाम्पल इसमें भी चाइना और रशिया। इसमें कुछ, इन देशों में कुछ लोगों के पास ही पावर होती है पूरे देश को कंट्रोल करने की। अब अगली चीज आपने पढ़ी होगी भाई, मोनार्क सिस्टम। स्ट्राइक किया। मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते इसको, मोनार्की बोलते हैं, गवर्नमेंट यूज नहीं होगा इधर। मोनार्की का मतलब होता है कि भाई एक राजा होगा, उसके अंडर सब कुछ चलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वहां का राजा है। तो ये कुछ होते हैं, ठीक है?
अब अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ने वाले अपन बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बोलते हैं 1928। 19 1928 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट आया। ड्राफ्ट का मतलब समझते हो कि भाई जो अनफिनिश्ड चीज है वो आई है। इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जनरल नॉलेज और मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अब अपन चलते हैं 1934 में। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार बोला। क्या बोले? उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना बहुत जरूरी है, या फिर असेंबली होनी चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया। फिर 1935 आया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए चाहिए चाहिए। अब फिर भाई ब्रिटेन के ऑफर आए। अब क्यों चाहिए ये? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे देश के लोग वहां पे जाके लड़ रहे थे और हमारा मतलब जो हमारे लोग थे ना उनका शोषण किया जा रहा था। मतलब कोई भी उनको गलत तरीके से यूज कर रहा है, या मतलब है ना एज अ खुद के बेनिफिट के लिए ब्रिटिश यूज करते थे। जब अपन गुलाम थे तो अब गुलामों को तो भाई ऐसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सीधी बात है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी याद कर लो, ये भी तुमको काम आएगा, है ना। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो हुई 1939 से लेके 1945 तक। सिंपल। ब्रिटेन ने अब 4 ऑफर दिए थे अपनों को। सबसे पहला ऑफर था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर ये आया 1940 में। अपनों ने बोल दिया है भाई अपन लड़ाई लड़ाई नहीं करेंगे, क्यों भाई, मरना थोड़ी है हमें, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 में तुमने इतना खून खराबा करा दिया, हमारा जान निकाल दी हमारी। फिर आया क्रिप्स प्रपोजल। ये कब आया? ये आया 1942 में। इसको भी रिजेक्ट मारा, इसको भी रिजेक्ट मारा अपनों ने। फिर भाई फिर आता है वेवल। वेवल प्लान 1945 में। हमने इसको भी रिजेक्ट मारा। नहीं भाई, तो ये जो तीनों थे ये रिजेक्ट मार दिए थे अपनों ने, मतलब इंडिया ने। ठीक है कि भाई हम नहीं, हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट, इसी ग्रीन में लिख देता हूं आसानी रहेगी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब अपन समझते हैं कैबिनेट मिशन प्लान था क्या और क्या इसकी कहानी थी, है ना, बहुत इजी तरीके से। चलो, तो इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन थे? चेयरमैन किसके? चेयरमैन कैबिनेट मिशन प्लान के। अब इसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने। ठीक है। अब सीट समझते हैं, टोटल सीट कितनी थी।
टोटल सीट इसके अंदर थी 389। इलेक्टेड मेंबर 296। ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इन मेंबर्स ने, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था ना उस टाइम। अब 296 में से 292 गवर्नर प्रोविडेंसेस के थे, 11 प्रोविडेंसेस हुआ करते थे, ठीक है। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविडेंसेस थे, वो 4 ही होते थे। नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेशन का मतलब समझते हो ना, कि भाई नॉमिनेट किया ना किसी ने कि हाँ ये आएगा मेरी जगह या ये जाएंगे, तो वो क्या करते थे, जो रजवाड़े थे या जो प्रिंसली स्टेट जिन्हें बोला करते थे, मतलब राजा महाराजा वाले, है ना, राजा महाराजा, उनसे हुए, फिर उनके इलेक्शन नहीं होते थे, रूलर उनको बुलाते थे कि भाई तुम जाओ हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करो हमारे राज्य को। तो वो थे टोटल 93। ये यहाँ पे साइड में एक स्क्रीन लिखा होगा, उसमें मैं टेक्स्ट बाद में डाल दूंगा, है ना, थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी है, इग्नोर मारना। सीट्स एलोकेट हुई थी, सीट्स डिवाइड हुई थी, डिवाइड मुस्लिम सिख जनरल। और उसका एक रूल था, ये रूल आपको मतलब याद करना चाहिए, रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल रहा था। रूल इसका ये था कि भाई एक सीट मिलेगी 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, समझ आया। अब भाई इलेक्शन हुए, उसका क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। इलेक्शन का रिजल्ट आया जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई से अगस्त के बीच में भाई हमारा रिजल्ट आया। अगस्त के रिजल्ट आया, 1946 की बात है ये। अब इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उनको मिले 208 सीट, जो मुस्लिम लीग थी उसको मिली 73 सीट्स, और जो इंडिपेंडेंस थे उनको मिली 15 सीट्स। अब पता है क्या कहानी हुई, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग ने मारा बॉयकॉट कि भाई हमें दो अलग देश। फिर उसके बाद हमारा पार्टीशन हुआ, फाइनल सीट्स बची 299। ये पार्ट थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ये जरूरी चीज है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट मारा, उस वजह से हमारा पार्टीशन हुआ, और बाद में सीटें बची 299। उसके बाद है भाई इंटीम गवर्नमेंट। अब इंटीम गवर्नमेंट क्या होती है, इंटीम गवर्नमेंट होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है। 2 सितंबर, ये डेट याद कर लेना, बाकी साइड में मतलब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो यहाँ पे कहीं पे लिख दिख जाएंगी आपको, वो भी मतलब मेन टॉपिक है, क्रक्स रहेगा वो। 1946 2 सितंबर इंटीम गवर्नमेंट बनी, यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस तक चली, आजादी तक ये गवर्नमेंट बनी रही। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ, और इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए। इंटीम गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो मैं आपको वहां पे नाम लिख दूंगा, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, बाकी जो अपन एमसीक्यूज वाली वीडियो करेंगे उसमें उनको अपन बहुत इजीली कवर अप करेंगे, ठीक है। अब बाय बाय ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। अब ड्राफ्टिंग कम्युनिटी क्या होती है, मतलब यार कुछ सुनने में ऐसे भारी भरकम शब्द सा लगता है ना, कि भाई ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, कमिटी, सॉरी कम्युनिटी नहीं, तो ड्राफ्टिंग कमिटी,
ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या सीन था भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अपने बहुत पहले क्लियर किया था कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे देश चलता है, ये वो और कैसे देश काम करेगा। ये रूल्स लिखने वाली टीम बोलते हैं इसे। ये हाई भाई 29 अगस्त 1947। टोटल मेंबर थे भाई इसमें 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। और जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और इनके साथ 6 लोग और थे, टोटल हुए 7 मेंबर्स। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ही मॉडर्न मनु और मॉडर्न मैन कहा जाता है। अब समझते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग का प्रोसेस कैसे हुआ, क्या कहानी थी, क्या नहीं हुआ। 21 फरवरी 1948 फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। इसकी डिस्कशन चली 8 महीने। इसकी डिस्कशन चली 8 महीने। लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की और बहुत बातचीत चली। अब आती है 4 नवंबर, जहां पे फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसकी जो रीडिंग है वो भी याद रखनी है, और ये जो पार्ट जो मैंने ऊपर बताया है ये भी याद रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं रीडिंग्स। इसकी जो फर्स्ट रीडिंग थी ना वो हुई 4 से लेके 9 नवंबर, क्योंकि ड्राफ्ट बनेगा तभी तो रीडिंग होगी ना। तब इसकी रीडिंग स्टार्ट हुई 1948। 5 दिन तक इसकी पहली रीडिंग चली। फिर आती है भाई इसकी सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग चली 10 महीने और 3 दिन। फिर आती है तीसरी रीडिंग। तीसरी रीडिंग चली 26 नवंबर 1949। यहां पे रीडिंग हो गई कंप्लीट। रीडिंग कंप्लीट हुई। पहले दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे ये भी कभी कभी पूछ लेता है, और जनरल नॉलेज के लिए भी खतरनाक चीज है ये। पहली जो दिन के जो मतलब पहले दिन कितने सारे मेंबर प्रेजेंट थे, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब सेशन और टाइम्स अपन देखते हैं कि भाई क्या क्या हुआ, कितने सेशन हुए, कितने दिन लगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का बजट कितना था। टोटल सेशंस हुए 11 सेशंस हुए, और टोटल डेज 165। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल टाइम कितना लगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और जितना भी वो ड्राफ्ट था वो सब होने में। अब चलते हैं भाई
पैसे। भाई पैसे भी तो लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, फ्री में थोड़ी बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को उस टाइम लगे थे 34 लाख रुपए। अब आज की करेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा और कितना नहीं होगा। इसको कमेंट्स में बताना कि भाई आज के हिसाब से वहां उस टाइम के 64 लाख रुपए कितने बनेंगे। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, तो अडोप्शन होगा ना भाई, इन्फोर्स्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। आओ वो भी पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1946 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। और हम इसी दिन को क्या मनाते हैं? हम्म इसी दिन को क्या मनाते हैं? इस दिन को अपन रिपब्लिक डे नहीं मनाते, इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बहुत ज्यादा। इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। अब आते हैं 26 जनवरी। वीडियो बना रहा हूं, आज 5 जनवरी है, तो देख लेना हिसाब 21 दिन पड़े हैं। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। इंडिया बना। क्या बना इंडिया? इंडिया बना रिपब्लिक। रिपब्लिक। डेट यही क्यों चूज करी गई भाई? कोई और डेट भी तो चूज कर सकते थे अपन। हम्म इसके पीछे क्या कारण था? 1930 इसी दिन पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज डे बनाया जाता है। पूर्ण स्वराज डे, समझे, इसलिए अपने ये डेट सिलेक्ट करी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। पहला पार्लियामेंट इंडिया का था, वो यहीं से आया। अब एक और चीज आपको खतरनाक सी बताता हूं, जो मतलब आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी रहेगी और वैसे भी अच्छी है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ हमारे देश का? नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947। समझे? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ। और हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? बताओ कौन बने? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? प्राइम मिनिस्टर कौन बने बताओ, कमेंट्स में बताना इसका आंसर मुझे। लीगल एडवाइजर कौन थे? BN राव, चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी। टोटल सिग्नेचर हुए थे 284। और फीमेल कितनी थी? 15, 15 फीमेल, 15 फीमेल्स। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी तो होगा किसी ने। आओ तो मैं दिखाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने, कैसे लिखा हुआ था, हैंडराइटिंग कैसी थी, है ना। पता होना चाहिए ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखता है हमारा। ये तो हमारा प्रेम्बल आ गया, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ये देखो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, कितनी प्यारी हैंडराइटिंग है ना। इंडिया द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अपन पढ़ेंगे बाद में, सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ये हैंडराइटिंग देखो कितनी सुंदर है। तो ये किसी ने तो लिखी होगी ना भाई, लिखी किसने है? तो ये जो हैंडराइटिंग यहाँ पे लिखी है, ये लिखी गई है, हाँ ये भी ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा जी ने, इंग्लिश में। हिंदी में भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में क्यों लिखना है, हिंदी में भी लिखेंगे। तो अपन इंग्लिश का देख लेते हैं।
इंग्लिश में लिखी थी। प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने इसको इंग्लिश में लिखा। हिंदी में किसने लिखा? हिंदी में लिखा वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। हिंदी में इन्होंने लिखा। अब कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेशन भी तो किया होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन की डेकोरेशन भी हुई होगी। डेकोरेशन नंदलाल नंद बोस जी ने इसकी डेकोरेशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यू और एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सिन्हा करके उनका सरनेम था कुछ, सिन्हा कुछ ऐसे करके सरनाम था, दिमाग से लिप हो गया, बट मैं आपको वो यहाँ पे साइड में लिख दूंगा कहीं पे जब याद आएगा मुझे एडिट करते टाइम। लैंग्वेज इंग्लिश, और जो सिंबल था, लैंग्वेज क्या हो गया सिंबल, हाँ एलिफेंट। एलिफेंट। तो भाई ये था टोटल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो भाई हमने पढ़ा। आज हमने जाना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, बेसिक क्या नहीं था। क्या सीखा हमने आज, मतलब काफी कुछ चीजें सीखी आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बेसिक से जाना कि भाई बना कैसे, कितने का पैसा खर्च हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, काम कैसे करता है। तो भाई ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमने पढ़ा। अब अपन कल से पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो कल की, या मतलब जब भी ये वीडियो डालूंगा अगली वीडियो, तो वो ये रहेगी कि भाई 1 से लेके 10 आर्टिकल तक अपन सब कुछ देखने वाले हैं कि भाई क्या सीन है, पहला आर्टिकल क्या माना जाता है, दूसरा आर्टिकल क्या कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत क्या चीज है, प्रियम्बल। हाँ पहले प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा ना अपनों को, तो प्रियम्बल भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भाई यही था आज की वीडियो के लिए। होपफुल